हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में भी हम अपना जनरेटिव एआई एंड टू एंड कोर्स पढ़ना जारी रखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलएलएम आर्किटेक्चर के ऊपर। अभी तक हमने 7 से 8 सेशन कवर किए हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था पढ़ना कि एक एलएलएम मॉडल अगर हमें खुद का बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। जिसमें हमने देखा था कि अगर एलएलएम मॉडल बनाना है तो हमें कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे उसमें। पहला था हमारा डेटा प्रिपरेशन, फिर उसके बाद हमने देखा कि अटेंशन मैकेनिज़्म क्या होता है, फिर हमारा थर्ड स्टेप है जो कि एलएलएम आर्किटेक्चर के ऊपर है। आज हम अपना एलएलएम आर्किटेक्चर दैट इज़ थर्ड मॉड्यूल ऑफ दिस पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 चीज़ें कवर की। पहला हमने कवर किया डेटा प्रिपरेशन एंड सैंपलिंग। डेटा प्रिपरेशन के ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, टोकेनाइज़ेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि पोजिशनल एन्कोडिंग कैसे ऐड करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत होती है। फिर हमने पढ़ा अटेंशन मैकेनिज़्म के बारे में लास्ट 2 सेशन के में, जिसमें बहुत डिटेल में हमने अटेंशन मैकेनिज़्म को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा सिम्प्लिफाइड सेल्फ अटेंशन क्या होता है, अटेंशन वेट्स क्या होते हैं, अटेंशन स्कोर्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा सेल्फ अटेंशन क्या होता है, मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ओके। हमने अटेंशन मैकेनिज़्म को एलएलएम आर्किटेक्चर से अलग पढ़ा, बट अटेंशन मैकेनिज़्म इज़ पार्ट ऑफ एलएलएम आर्किटेक्चर। बट इसका ये मेन कंपोनेंट है जो हमें डिटेल में समझना ज़रूरी था बिफोर वी डीप डाइव इनटू एलएलएम आर्किटेक्चर। इसीलिए मैंने अटेंशन मैकेनिज़्म को अलग से कवर किया डिटेल में। आज हम अपना मोस्ट अवेटेड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एलएलएम के लिए, और वो है एलएलएम का आर्किटेक्चर बनाना। इसको आज हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। आज मेरा टारगेट होगा कि हम एलएलएम आर्किटेक्चर का एक प्लेस होल्डर टाइप का, या स्केलेटन कह सकते हैं आप, टाइप का एक ऐसा प्लेस होल्डर बनाएँगे, जिसमें हमारे सारे क्लास को हम डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, उन सबका हम फंक्शन बनाएँगे, और उस फंक्शन में अभी कुछ नहीं लिखेंगे। जब हम एलएलएम आर्किटेक्चर को डिटेल में एक-एक कंपोनेंट को समझते जाएँगे और उसको हम बारी-बारी कोड करते जाएँगे। हमारा आज का टारगेट ये होने वाला है कि हम अपने एलएलएम आर्किटेक्चर को समझेंगे, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, और उसको हम कैसे कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसका एक हम ढाँचा तैयार करेंगे काइंड ऑफ। और अगले सेशंस में जैसे-जैसे हम एक-एक कंपोनेंट को समझते जाएँगे, उन चीज़ों को हम अपना कोड उसी में आगे एक्सटेंड करते जाएँगे, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा पूरा एलएलएम का आर्किटेक्चर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मॉडल इवैल्यूएट करेंगे और अपने पैरामीटर्स को वेट लोड करना भी सीखेंगे। उसके बाद हम फाइन ट्यूनिंग और बाकी चीज़ें इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का एजेंडा आपको समझ में आया एंड यू आर एक्साइटेड। अगर आप आज मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन एटलीस्ट पीछे के कुछ सेशंस को देख कर आएँ इसी चैनल पे, जिस पे मैंने डिटेल में सारे कुछ कवर किए हुए हैं, जिससे कि आज का लेक्चर आप समझ सकें। बिकॉज़ इस एलएलएम आर्किटेक्चर को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का समझना ज़रूरी है, जो मैंने पिछले 6 से 7 सेशन में कवर किए हैं डिटेल में। अगर आप उसको देखेंगे, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या किया, और अब हम क्या करने वाले हैं एक बार, और कैसे हमारे चीज़ें जितनी हमने भी सीखी हमारे इसमें कैसे फिट होने वाली हैं। हमारा सबसे पहले एग्ज़ाम्पल होने वाला है, आपको पता था हमने जब एलएलएम मॉडल बनाना शुरू किया था, तो हमने कहा था कि एलएलएम मॉडल जो हमारे इनिशियल ट्रेन हुए थे, वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए ट्रेन हुए थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सेंटेंस देते हैं, जिसमें जैसे लाइक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, एवरी एफर्ट मूव्स यू। हमारे मॉडल को नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है, जो कि होगा फॉरवर्ड। ओके। हमारा इनपुट रहने वाला है एवरी एफर्ट मूव्स यू, और हमारा आउटपुट आएगा एवरी एफर्ट मूव्स यू फॉरवर्ड। हमें पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एवरी वर्ड एफर्ट मूव्स यू की जगह मैंने यहाँ पे लिख दूँ 1, 2, 3, 4। ओके। जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, जिससे कि मुझे क कम लिखना पड़े, इसलिए मैं टेक्स्ट के जगह नंबर ले रहा हूँ। ओके। हमारा टारगेट है कि यहाँ पर अब नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, दैट इज़ फॉरवर्ड, और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5 मुझे अपडेट करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें ये समझ में आया कि हमारा मॉडल एक बार में 1, 2, 3, 4 पढ़ के 5 को प्रेडिक्ट नहीं करेगा। हमारा मॉडल कैसे काम करेगा, इसके लिए जब ये पहला वर्ड लेगा, तो इसका आउटपुट होगा 2। जब इसका 2 आउटपुट आएगा, तो ये 2 भी एज़ अ इनपुट काम करेगा। 1, 2 इनपुट होगा, इसका आउटपुट होगा 3। जब ये 3 आउटपुट आएगा, तो इसका 3 भी नेक्स्ट टाइम में इनपुट होगा।
और हमारा आउटपुट आएगा 4, और जब हमारा ये चारों इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट आएगा 5। सो इट मीन्स जब मैं अपने मॉडल को ये सेंटेंस दूँगा, सो ये एक बार में फॉरवर्ड प्रेडिक्ट ना करके इसमें स्टेप्स में काम होगा। पहली बार एवरी के बाद एफर्ट प्रेडिक्ट होगा, फिर एवरी एफर्ट के बाद मूव्स प्रेडिक्ट होगा, फिर एवरी एफर्ट मूव्स यू के बाद फॉरवर्ड प्रेडिक्ट होगा एंड सो ऑन। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर है। तो सबसे पहले हमें ये डेटा मिलेगा, फिर हमें पता है हम इसमें टोकनाइज़ेशन करेंगे, एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे, पोजिशनल एम्बेडिंग ऐड करेंगे, और उसके बाद हमारा जो इनपुट होगा, वेक्टर जो रेडी होगा, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, वो हमारे मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन के अंदर जाएगा, जो कि हम इसको अभी जीपीटी मॉडल बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो भी करने वाले हैं वो जीपीटी 2 में जैसे यूज़ हुआ था एलएलएम मॉडल, जो कॉन्फ़िगरेशन जो भी चीज़ें यूज़ हुई थी, हम सेम जीपीटी 2 मॉडल की तरह ही यहाँ पर कोड करने वाले हैं, बिल्कुल उसी को एग्ज़ाम्पल लेते हुए। हम जीपीटी 3 या जीपीटी 4 क्यों नहीं ले रहे हैं, जीपीटी 2 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जीपीटी 2 हमारा मॉडल एक तो बेसिक मॉडल है, जो कि साइज़ में कम है, जिसके पैरामीटर्स कम है, तो ये हमारे लोकल में रन करने में हमें आसानी होगी। प्लस ओपन एआई ने अभी चेप जीपीटी 2 के ही पैरामीटर्स और हमारे लिए ओपन सोर्स कर रखे हैं। जीपीटी 3 और जीपीटी 4 को अभी तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है, सो ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जीपीटी 3 एंड जीपीटी 4 अभी हमारे ओपन सोर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम जीपीटी 2 यूज़ करेंगे, और ये हम अपने लोकल मशीन पे करने वाले हैं, सो स्मॉल मॉडल लेना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो हम जीपीटी 2 को ही रेफरेंस लेके चलने वाले हैं, और जितना जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हुआ हुआ है, वैसा ही हम अपने आज के सेशन में या आगे वाले सेशन में देखेंगे, और एज़ इट इज़ वही पैरामीटर लेकर काम करेंगे। सो यहाँ पर हमारा एक बार इनपुट एम्बेडिंग रेडी हो गया, फिर वो क्या होगा, हमारे ट्रांसफार्मर ब्लॉक में जाएगा, और ट्रांसफार्मर ब्लॉक में क्या होगा, इसका मेन कंपोनेंट है हमारा मल्टी हेड अटेंशन, या आप कह सकते हैं मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। इधर हम डिकोडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीपीटी में हमारा डिकोडर्स थे। और उसके बाद ट्रांसफार्मर ब्लॉक में आएगा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारा आउटपुट लेयर में जाएगा, जो भी यहाँ से हमारा आउटपुट जनरेट होगा, फिर वो हमारा फाइनल आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा, जो कि हमारा फाइनल वर्ड होगा फॉरवर्ड। ओके, तो अब इसको हम ब्रेक करके देखते हैं इस पूरे कंपोनेंट को। ये हमारा मोटा-मोटा ओवरव्यू हो गया। अब इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ब्लॉक की हम बात करते हैं, तो ये हमारा एक जीपीटी बैकबोन है, जो जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है हमारा लेयर नॉर्मलाइज़ेशन, दूसरा है हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, जिसके अंदर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है जेलू, जीईएलयू, जेलू बोलें या गेलू बोलें। फिर हमारे इसमें शॉर्टकट्स कनेक्शन होते हैं कई सारे, और इन सबको मिलाकर हमारा ट्रांसफार्मर ब्लॉक बनता है, और उसके बाद ये से हमारा फाइनल आर्किटेक्चर जीपीटी का रेडी होता है। तो यही हम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। आज हम अपना जीपीटी का बैकबोन बनाएँगे, फिर इसमें हम बारी-बारी लेयर नॉर्मलाइज़ेशन, डेली एक्टिवेशन और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और शॉर्टकट कनेक्शन को ऐड करेंगे, और फाइनली हमारा ट्रांसफार्मर ब्लॉक और जीपीटी आर्किटेक्चर रेडी होगा। इसी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पर अपने ट्रांसफार्मर ब्लॉक पे आते हैं। तो अगर आप इस ट्रांसफार्मर ब्लॉक को देखेंगे, आपको ये पहली बार देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता होगा, बट आई होप हमने पिछले कई सेशंस में इनको डिटेल में डिस्कस किया, तो अब एट लीस्ट आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आने लगी हैं, ये क्या है। बट फिर भी एक बार इसको हम ज़रा-सा आज ब्रेक करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो इस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पोर्शन, और दूसरा राइट हैंड साइड पे हमारा ये वाला पोर्शन, राइट? तो ये कुछ-कुछ आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक एनकोडर ब्लॉक है, और एक ये डिकोडर ब्लॉक है। आज हम चीज़ों को एनकोडर ब्लॉक के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, ओके? मोरओवर आप देख सकते हैं डिकोडर ब्लॉक भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, या और हम मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं क्या होता है। आई ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स लगभग-लगभग एनकोडर डिकोडर में सेम है। तो मैं आपको चीज़ें इस एनकोडर को लेके समझाऊँगा थ्योरेटिकली, ओके? और प्रैक्टिकली हम जीपीटी 2 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कोड करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, लेफ्ट वाला इसको हम बोल सकते हैं एनकोडर ब्लॉक, और दूसरे वाले को बोल सकते हैं डिकोडर ब्लॉक। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक एनएक्स करके एक नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एनकोडर डिकोडर ब्लॉक हम कई सारे लेयर्स में बनाते हैं। इसको आगे समझते हैं, देखते हैं कैसे। इसको मोटा-मोटा मैं इस तरह से समझ सकता हूँ कि हमारा ये एक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर मेरे पास एनकोडर पार्ट है और डिकोडर पार्ट है। ओके?
तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएँगे जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। इसको हम ब्रेक करके एक-एक चीज़ देखेंगे। सो एक्चुअल में जब हम जीपीटी मॉडल या एलएलएम मॉडल बनाते हैं तो उसमें एक एनकोडर या एक डिकोडर पार्ट नहीं होता, उसमें लेयर्स ऑफ एनकोडर और डिकोडर्स होते हैं। सो यहाँ पर मल्टीपल एनकोडर्स होंगे एक के ऊपर एक स्टैक, और ऐसे ही मल्टीपल डिकोडर्स होंगे एक के ऊपर एक स्टैक। सो जो चीज़ हम यहाँ पर एक बार देख रहे हैं, ये हमें मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफार्मर ब्लॉक में होगा मॉडल को, अपने मॉडल्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। ओके? सो एक्चुअल में हमारे ये इस तरह से कई सारे लेयर्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर लेयर्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लेयर्स हैं एनकोडर के और डिकोडर के। तो जैसे यहाँ पर मैंने 6 लिए हैं एनकोडर और डिकोडर, तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 लेयर्स हैं। ओके, तो ये टर्म्स जानने बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाया जो बहुत मैंने कोशिश की, बट बहुत अच्छा नहीं बना, बट फिर भी आई होप आप इसको समझ सकेंगे। सो यहाँ पर जो भी चीज़ें आर्किटेक्चर आप ट्रांसफार्मर में यहाँ पर एनकोडर साइड में देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पर, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पर ब्रेक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो हम आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक सेंटेंस है, एवरी एफर्ट्स मूव यू, और हमको नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है हमें, जो पिछले सेशंस में पढ़ा हमने, सबसे पहले ये हमारे एक टोकेनाइज़र में जाएगा। टोकेनाइज़र में फिर ये सारे वर्ड्स मेरे, ये सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स में ब्रेक होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 4 टोकन दिखाए हैं, तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि ये एक वर्ड मेरा एक टोकन होगा, बट इन एक्चुअल आपको पता है यहाँ पर हम बाइट पेयर एन्कोडिंग यूज़ करते हैं टोकनाइज़ेशन के लिए, जो कि हमारा सब वर्ड टोकनाइज़ेशन होता है। और सब वर्ड टोकनाइज़ेशन में ज़रूरी नहीं है कि हर टोकन हर वर्ड के बराबर ही हो, राइट? ये आपको समझ में आ चुका है? नहीं तो प्लीज़ एक बार जाकर मेरा बीपीई के ऊपर जो सेशन था, उसको एक बार अटेंड करिए। ओके? अब ये हमारे पास यहाँ पर कुछ टोकन्स हैं, हमारे पास वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सो एम्बेडिंग लेयर में पास होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारा यहाँ से हर टोकन एम्बेडिंग लेयर में पास होगा, और एम्बेडिंग लेयर क्या करेगा, हर टोकन को कुछ एक साइज के एम्बेडिंग्स में, जैसे यहाँ पर मैंने 4 का एग्जांपल लिया है, में कन्वर्ट करेगा। अब ये कन्वर्ट कैसे करेगा? यहाँ पर मेरे पास ये 4 वर्ड्स हैं। इन चारों वर्ड्स के अगेंस्ट में अभी मैं मान लेता हूँ ये 4 वर्ड मेरे 4 टोकन के इक्विवेलेंट है, बट व्हिच इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली राइट, बट यहाँ समझाने के लिए मैं एक टोकन को एक वर्ड के बराबर मान रहा हूँ। ओके? सो इस वर्ड का अगर मुझे टोकन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? सो आपको याद होगा हमारे पास एक पहले से कुछ डिक्शनरी होगी, या इसको बोल सकते हैं हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग या वेक्टर एम्बेडिंग है, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टोकन्स होंगे, और GPT-2 में जब हम बाइट पेयर एन्कोडिंग यूज़ किया है तो यहाँ पर हमारे पास 50, 6 to 7 टोकन आईडीज़ होती हैं। ओके? और इन सारे टोकन आईडीज़ में का डायमेंशन 768 होता है। तो ये मेरे पास डिक्शनरी है। सो मान लीजिए यहाँ पर मेरा पहला टोकन है एवरी, ये वाला। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये एवरी मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर है। ये एफर्ट ये वाला टोकन है। ये मूव ये वाला टोकन है, और यू ये वाला टोकन है। सो अब मेरे पास यहाँ पर एवरी मान लीजिए, ये टोकन आईडी एवरी जाके मुझे यहाँ पर ढूँढना है। सो एवरी का टोकन आईडी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 50 है। ओके? सो मैं यहाँ पर जाऊँगा, और इस 50 के अगेंस्ट में इसका एम्बेडिंग क्या है मैं वो लूँगा, और यहाँ पे लाके रिटर्न करूँगा तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा। फिर इसी तरह से मान लेता हूँ एफर्ट्स का टोकन आईडी 100 है। यहाँ से मैं जाऊँगा, इसमें 100th एलिमेंट ऐड फाइंड करूँगा। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर मुझे 768 डायमेंशन का एक वेक्टर मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, एंड सो ऑन, राइट? तो इस तरह से मेरा ये टोकन एम्बेडिंग मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा ये डायमेंशन, ये हमारा वोकैब्युलरी साइज़ है, दैट इज़ 50627। ये नंबर थोड़ा-सा हो सकता है गलत हो, 6 to 7 मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट वन्स वी स्टार्ट कोडिंग वी कैन सी 50257, आई एम सॉरी। सो इसको मैं 257 कर देता हूँ। तो ये मेरा वोकैब्युलरी साइज़ हो गया 50257। 768 मेरा ये एम्बेडिंग डायमेंशन हो गया, राइट? सो आप आई होप आप समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर 4 डायमेंशन दिखाए हैं, ये एक्चुअल में GPT-2 में 768 डायमेंशन का है। ओके? दूसरी चीज़ आती है हमारी कॉन्टेक्स्ट साइज़।
सो कॉन्टेक्स्ट साइज का मतलब है कि यहाँ पर मेरा मॉडल एक बार में कितने वर्ड्स या कितने टोकन प्रोसेस कर सकता है, राइट? तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट साइज हमारा GPT-2 में 1024 है। इसका मतलब मैक्सिमम 1024 टोकन्स मैं यहाँ पर एक साथ प्रोसेस कर सकता हूँ एक बार में। ओके, सो हमारा कॉन्टेक्स्ट साइज हो गया, हमने पिछले भी बार भी देखा था। सो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? जब एक बार हमारा एम्बेडिंग क्रिएट हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं? इसमें पोजिशनल एन्कोडिंग की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। सो पोजिशनल एन्कोडिंग हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पोजिशनल एन्कोडिंग में हमें हमें पता है कि पोजीशन हमारे 1 से 1024 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, तो हम एक पोजिशनल एन्कोडिंग जनरेट करेंगे हर वर्ड के लिए, अपने हर टोकन के लिए अपने सेंटेंस में, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि हमारा x1, x2, x3 और x4 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब हमें पता है इसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारे ये जो इनपुट है, ये हमारे मल्टी हेड अटेंशन या मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन में जाएंगे एज एन इनपुट। ओके, वहां से हमें कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मिलेगा, और मल्टी हेड अटेंशन या मास्क अटेंशन या सेल्फ अटेंशन हम क्यों यूज करते हैं हमको पता है, जिससे कि हमारे ये जो वेक्टर्स हैं या वर्ड्स आप कह लीजिए, इनको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को हम कैप्चर कर सकें, इसलिए इस लेयर की जरूरत होती है। यहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, ये वेक्टर्स मिलेंगे जो कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को रखे हुए होंगे, राइट? फिर इसके बाद हम एक अपने एनकोडर ब्लॉक में या जीपीटी मॉडल में एक ये हमारा शॉर्टकट कनेक्शन होता है, इसको शॉर्टकट कनेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इनपुट जो हमारा यहाँ पर एज इट इज आया था, इसको हम यहाँ पर फिर से यूज करते हैं, और जो हमारा आउटपुट मल्टी हेड अटेंशन से आया था, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके, क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पज है, कैसे करते हैं, ये हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, जिससे हमें पता हो कि हमें अपने कोडिंग में कौन कौन से ब्लॉक कोड करने हैं, और उसका स्ट्रक्चर आज हम रेडी कर सकें, और बाद में डिटेल में कोडिंग करेंगे इसी के ऊपर। सो हमारा यहाँ तक हमारा मल्टी हेड अटेंशन का आउटपुट आ गया जो ग्रीन कलर में है, और इसमें हमने ये रेड वाला इनपुट एज इट इज उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, सो इससे हमें फिर से कुछ आउटपुट आएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम जो हमारा आउटपुट आया, इसको हम भेजेंगे एक नॉर्मलाइजेशन लेयर में, लेयर नॉर्मलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ओके, इसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे आगे वाले क्लास में, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले लेयर नॉर्मलाइजेशन ही देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा, ये हमारे पास 4 वेक्टर्स आएंगे। इन 4 वेक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में भेजेंगे, जिसमें हमारे एक्टिवेशन फंक्शन होता है JLU। ओके, और ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्यों यूज होता है? हमारे इस आर्किटेक्चर में नॉन लीनियरिटी को ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो सब लीनियर है। ओके, सब कुछ लीनियर चल रहा है, तो यहाँ पर हम अपने मॉडल में नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए इस न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा इनपुट गया, मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पर। सो उसके बाद आफ्टर हमारे इस न्यूरल नेटवर्क में कुछ कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम फिर से एक बार ये शॉर्टकट कनेक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पे जो इनपुट था एज इट इज यहाँ उठाकर इस न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट में ऐड कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, ये अगेन यहाँ पर हमारा एक बार शॉर्टकट कनेक्शन यूज हुआ, और उसके बाद फाइनली हमारे पास यहाँ पर एक लेयर नॉर्मलाइजेशन फिर से अप्लाई होगा। फिर हमें कुछ आउटपुट वेक्टर मिलेंगे, और इस आउटपुट वेक्टर से हम आउटपुट जनरेट करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस करेंगे, जो हमारा आउटपुट फंक्शन होगा, आउट फंक्शन, या क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नंबर या प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी, जिसको हमें कुछ प्रोसेस करके वहां से अपना फाइनल आउटपुट जनरेट करना होगा, जो कि हमारा आंसर होगा फॉरवर्ड, राइट? या एवरी स्टेप मूव्स यू फॉरवर्ड, जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। सो यहाँ पर भी हमें कुछ काम करने होंगे, राइट? सो ये हमारा एंड टू एंड गोल है जो हमें अचीव करना है, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें बीच बीच में करनी है। बहुत सारे टर्म्स आए जो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। हमने यहाँ तक मल्टी हेड अटेंशन तक चीजें समझ ली थी, बट इसके बाद हमने ये शॉर्टकट कनेक्शन देखा, हमने बाद इसके बाद हमने देखा लेयर नॉर्मलाइजेशन, इसके बाद हमने देखा यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ये कैसे काम करता है, ये हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन सुना, गेलू फंक्शन, जो हमारे लिए नया है, और ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे और कोड करेंगे। सो आज हम इस इसी आर्किटेक्चर को जो हमने अभी यहाँ तक ये एंड टू एंड देखा, आई होप आपको ये समझ में आया। इसी चीज का हम एक आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने वाले हैं, खाका बनाने वाले हैं, जिसमें हम अपने सारे फंक्शंस और ब्लॉक्स को लिख कर रख लेंगे, और उसको हम बाद में एक के बाद एक कोड करते चलेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। सो
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। तो जुपिटर नोटबुक मेरा यहाँ पर LLM architecture.ipynb के नाम से है, जो मैं अपने गिटहब अकाउंट में डाल दूँगा और आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अब इसी फ़ाइल में मैं आगे के सारे लेक्चर, जब तक मेरा LLM मॉड्यूल नहीं बनता है, इसी फ़ाइल में मैं कोड करने वाला हूँ। ओके? तो आप इसी फ़ाइल में सारे कोड आपको आज के बाद मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मेरा टारगेट है सिर्फ़ प्लेस होल्डर क्लास बनाना और कुछ नहीं। ओके? तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक टर्म्स हैं। आई होप ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं कभी ना कभी, आपको ये अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा वोकैब्युलरी साइज़ होने वाला है, जो कि हमारा 50257 है। अगर आप व्हाइट बोर्ड में इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, तो ये मेरा, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, 50257 मेरा वोकैब्युलरी साइज़ होने वाला है। आई होप अब आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर मेरा कॉन्टेक्स्ट लेंथ 1024 होने वाला है। मतलब यहाँ पर मैं एक बार में, यहाँ पे जो अभी हमने बात की थी, 1024 वर्ड्स या टोकन्स एक बार में मैक्सिमम प्रोसेस कर सकता है मेरा मॉडल। फिर हमारा एम्बेडिंग डायमेंशन 768, जो हमने यहाँ पर बात की है, 768। फिर हमारा एन हेड, सो ये नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स हैं हमारे। सो यहाँ पर अगर आपको याद हो, तो हमने मल्टी हेड अटेंशन में बात की थी, जहाँ हमने बोला था सेल्फ अटेंशन के कई सारे लेयर्स हम एक के बाद एक यूज करते हैं, राइट? सो मल्टी हेड अटेंशन में कितने सेल्फ अटेंशन के लेयर्स हम बनाएंगे, वो ये 12 नंबर यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। एन लेयर्स, एन लेयर्स मतलब अभी हमने जो देखा आज, यहाँ पर अगर आप देखें, ऊपर चलते हैं। एन लेयर्स ये चीज़ है हमारी, जो हमने यहाँ पर देखी कि एक आर्किटेक्चर में कई सारे एनकोडर या डिकोडर या दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। सो ये हमारा लेयर यहाँ पर डिफाइन हो रहा है 12। और ये नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ लेयर्स ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, बट GPT-2 में इतने ही यूज किए गए हैं। सो मैं यही नंबर लेकर चल रहा हूँ। ड्रॉप रेट आपको पता है कि हम अपने सिस्टम में ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कुछ ब्लॉक्स को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर 0.1 लिया है। और के क्यू के वी बायस को हमने फॉल्स रखा है। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स फॉल्स ही होता है, क्योंकि हम क्यू के वी मैट्रिक्स जनरेट करने वाले हैं, तो ये टर्म हमको यूज करना है। सो आई होप अब आपको ये सारे पॉइंट्स और पैरामीटर्स समझ में आ रहे हैं। इन्हीं पैरामीटर्स को लेकर हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को रेडी करने वाले हैं कोडिंग के थ्रू। ओके? सो आई होप अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा मेन क्लास है, जो हमने एक जीपीटी डमी मॉडल के नाम से बना रखा है। ओके? तो यही हमारा क्लास होने वाला है, जिसमें हम अपने मॉडल को कोड करेंगे। अब इस मॉडल के क्लास में हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले एक फॉरवर्ड क्लास की ज़रूरत है। ओके? उसके बाद हमें एक ट्रांसफार्मर ब्लॉक की ज़रूरत है। इसी ट्रांसफार्मर ब्लॉक के अंदर हमारे सारे फंक्शन होने वाले हैं। और इसके अलावा एक हमने यहाँ पर डमी लेयर नॉर्मलाइजेशन के नाम से एक फंक्शन बनाया है। वो क्यों बनाया है अलग से, वो हम ट्रांसफार्मर ब्लॉक में भी लिख सकते थे, बट हमने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर स्टेप के बाद नॉर्मलाइजेशन बार-बार यूज़ होता है। ओके? इवन आपका आउटपुट आने के बाद आपको फिर से नॉर्मलाइजेशन करना होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन आपको विदिन ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर भी यूज़ होगा, और यहाँ से आउटपुट निकलने के बाद हमारा फिर से ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर यूज़ होता है। इसलिए इसको हम अलग क्लास में बना रहे हैं, जिससे को हम बार-बार इसको यूज़ कर सकें। ओके? तो ये हमारा कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम अपने सारी कोडिंग करने वाले हैं। आई होप अब आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं। ओके? सो अभी तक आज हमने क्या किया, उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे डमी जीपीटी मॉडल क्लास में मेरा एक इनिट फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है टोकन एम्बेडिंग को। सो टोकन एम्बेडिंग अभी मैंने एक डमी बना लिया है अपने टॉर्च का एनएन मेथड को यूज़ करके। तो एम्बेडिंग बनाया है मैंने। इसमें मैंने सबसे पहले, अगर आप देखेंगे, तो मैंने वोकैब्युलरी साइज़ और एम्बेडिंग डायमेंशन डिफाइन कर रखा है, जो कि हमारा यहाँ पर, अगर आप इस व्हाइट बोर्ड में देखें, सो हमारा क्या डायमेंशन होने वाला है, 50257 एंड 768। सो वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखें, तो वोकैब्युलरी साइज़ इज़ दिस, और एम्बेडिंग डायमेंशन इज़ 768। सो हमने कुल मिलाकर ये वाला मैट्रिक्स तैयार कर लिया। ओके? जिसमें हमारे सारे वर्ड्स के अगेंस्ट में
हमारे टोकन आईडीज मिलेंगी, जिससे हम लुकअप करके अपने इनपुट सेंटेंस को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हमने एक पोजिशनल एम्बेडिंग रेडी कर ली। पोजिशनल एम्बेडिंग की लेंथ क्या होगी हमारे कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बराबर। कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितना था हमारा 1024, क्योंकि एक बार में हम मैक्सिमम 1024 वर्ड्स ही पास करेंगे, तो हमें मैक्सिमम पोजीशन कितने की जरूरत है 1 से लेकर 1024 तक की, राइट, या 0 से लेकर 1023 तक। फिर हर एक पोजीशन को हमें कितने बड़े वेक्टर में कन्वर्ट करना है, जितना हमारा टोकन का खुद का साइज है, राइट। तो हमारा यहाँ पर ये एम्बेडिंग डायमेंशन के बराबर होगा। ड्रॉप रेट हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है एक, जो कि हमने यहाँ पे 0.1 लिया है, हमने यहाँ पर एक ड्रॉप कॉल कर लिया है। इसके आगे ट्रांसफार्मर ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर अपने डमी ट्रांसफार्मर ब्लॉक को कॉल किया है कितनी बार, इसको लूप में डाला है कितनी बार, लेयर्स हमें 12 ट्रांसफार्मर ब्लॉक बनाने हैं, तो ये हमने लूप में चलाया है 12 बार। ओके, और उसके बाद हमने एक आउटपुट प्रोसेस करने के लिए ये कॉल किया है, इसको हम अभी बाद में देखते हैं थोड़ी देर बाद। फिर हमारा यहाँ पर एक फॉरवर्ड फंक्शन है, जिसमें हमारा इनपुट आएगा, सबसे पहले इनपुट आएगा। इनपुट को देखकर हमने बैच साइज और कॉन्टेक्स्ट साइज को यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट साइज आप यहाँ पे कह सकते हैं, या सीक्वेंस लेंथ इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट साइज। तो हमारा इनपुट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4 वर्ड्स हैं। सो अभी के लिए ये सीक्वेंस लेंथ मेरा 4 होगा, और बैच साइज कितना होगा 1 होगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एक सेंटेंस एज इनपुट दे रहा हूँ, अभी मेरा 2 बैच या 3 बैच नहीं है, एक ही बैच इनपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा बैच साइज 1 हो जाएगा, सीक्वेंस लेंथ 4 हो जाएगा, राइट, अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। उसके बाद टोकन एम्बेडिंग, हमने टोकन एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया अपने इनपुट को, इनपुट आईडी को, या आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, जो कि हमारे, जो हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट की थी, उससे लुकअप लगा के हमको यहाँ पर टोकन एम्बेडिंग मिल जाएगी हमारे इनपुट की। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ बात की थी कि अगर पहले टोकन का मेरा आईडी 50 है, तो मैं इस टेबल में जाऊँगा, यहाँ पर 50 को फाइंड करूँगा, उसके अगेंस्ट में जो वेक्टर एम्बेडिंग है वो लेके आऊँगा। सो सेम काम हम इस लाइन में कर रहे हैं। फिर हमने पोजीशन एम्बेडिंग जनरेट की हर एक पोजीशन के लिए, और सीक्वेंस लेंथ 4, तो मेरे पास यहाँ पर 4 वर्ड्स है, तो मुझे 4 सीक्वेंस की जरूरत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लेंथ 4 लिया है। ओके, फिर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टोकन एम्बेडिंग, और पोजीशन एम्बेडिंग को हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने अपने ड्रॉप आउट लेयर को कॉल किया है, इस पे ड्रॉप आउट लगाया है। आई होप आप ड्रॉप आउट समझ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ये डेटा रेडी होगा, जो डेटा रेडी होगा, इस डेटा के ऊपर हमारा अब ये कहाँ जाएगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर ब्लॉक में जाएगा, और इस ट्रांसफार्मर ब्लॉक में हमारी ये सारी चीजें होने वाली हैं जो हमने अभी समझा था। ओके, तो ये हमने अपने इनपुट को ट्रांसफार्मर ब्लॉक में पास कर दिया है, और जब ट्रांसफार्मर ब्लॉक से हमारा बाहर निकलेगा, तो हम इस डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, यहाँ पे नॉर्मलाइज करेंगे, और जब ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, तो उस आउटपुट को हमें यहाँ पर उस पे कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्म करना होगा, जिससे कि हमें अपना फाइनल आउटपुट मिल सके। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस फॉरवर्ड मेथड, या उसके बाद हमने अपने यहाँ पर, जैसा हमने पहले बात की, ये हमने अपना डमी ट्रांसफार्मर ब्लॉक बना रखा है, और एक ये डमी लेयर नॉर्मलाइजेशन बना रखा है, जिसमें अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमने डिफाइन करके छोड़ दिया है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। सो इस तरह से हमारा ये जीपीटी मॉडल या एलएलएम आर्किटेक्चर का खाका तैयार हो चुका है, और इसको हम आगे कोड करने के लिए रेडी हैं। तो इवन दो हम यहाँ पर इन फंक्शंस में या इन क्लास में कुछ नहीं कर रहे हैं, बट चूंकि ये हमारा एक क्लासेस और फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो ये कोड एंड टू एंड चलना चाहिए, भले ही डमी डेटा के साथ चलेगा। तो एक बार चला के देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 टेक्स्ट लिए, यानी कि बैच मेरा 2 हो गया, एक साथ में 2 इनपुट भेज रहा हूँ। सबसे पहले इनको मैं कोड करूँगा, टोकनाइज़ करूँगा, राइट? तो यहाँ पर मैंने टोकनाइज़र एक टोकन यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे ये 4 वर्ड्स, और ये 4 वर्ड्स के अगेंस्ट में मुझे टोकन आईडीज़ मिल गई। अब इन टोकन आईडीज़ को मुझे वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, और इस ट्रांसफार्मर ब्लॉक में इसको प्रोसेस करना है, और मुझे कुछ आउटपुट आना चाहिए, राइट? जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जब मैंने इसको, इस बैच को सबसे पहले मैंने अपना मॉडल, डमी जीपीटी मॉडल कॉल किया है अपने कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स के साथ। फिर मैंने अपने इस बैच को मॉडल में पास किया है, और मेरा आउटपुट आया है कुछ, और उस आउटपुट को मैं यहाँ पर उसका शेप, और उस आउटपुट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट का शेप है 2 4 2 4 50257।
तो अगर आप इस आउटपुट को देखें, तो ये मेरे नंबर्स जो हैं माइनस कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं, ओके? तो इनको हमें बाद में नॉर्मलाइज़ करना होगा फिर से 0 से 1 के बीच में या -1 से 1 के बीच में या कुछ इस तरह से लाना होगा। एग्ज़ैक्टली 0 से 1 के बीच में लाना होगा सो दैट ये कुछ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आए। और अगर आप इनका साइज़ देखें तो यहाँ पर मेरे पास 2 बैच साइज़ थे, तो यहाँ पर मेरे पास 2 आउटपुट आ रहे हैं, ओके? 2 साइज़ है इसका। फिर 4 क्योंकि मेरे हर एक में 4 वर्ड्स थे, तो ये मेरे 4 टोकन्स के लिए आ रहे हैं, हर टोकन के लिए। और हर टोकन के लिए मेरे पास 5027 आउटपुट्स हैं, ओके? ये डायमेंशन 50257 है। इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है? तो जैसे मेरे पास यहाँ पर टोकन 1 आया, सो टोकन 1 था मेरा एवरी, राइट? यहाँ पर ये मेरा था एवरी। सो अब मुझे एवरी के बाद कौन-सा वर्ड आएगा या कौन-सा टोकन आना चाहिए, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे डिक्शनरी में कितने टोटल वर्ड्स थे यहाँ पर अगर आप देखें तो 50257। सो इन 50257 में से ही कोई वर्ड आएगा एवरी के बाद। सो यानी कि मेरे टोकन 1 के लिए मेरे पास 50257 यहाँ पर आउटपुट होने चाहिए, यानी कि हर वर्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये नंबर मेरे यहाँ पर होंगे, राइट? और फिर मुझे फाइनली तो ये मेरा यही मेरा आउटपुट है, यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है। ऐसे ही टोकन 2 के लिए मेरे पास 50257 नंबर्स हैं और ये इनकी प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं कि इन 50257 में से कौन से वर्ड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड। और अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब टोकन है। तो यानी कि किस टोकन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऐसे ही टोकन 3 के लिए किस टोकन आईडी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मुझे इस तरह का आउटपुट आया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए हमको इस आउटपुट को एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस अप्लाई करने होंगे और इसीलिए हमने यहाँ पर फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये हमने यहाँ पर कुछ फंक्शन कॉल किया है या बनाया है, जो हम इसको बाद में बनाएँगे कि कैसे हम इस नंबर्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें, जो कि जिससे कि हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि किस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है और वही वर्ड हमारा आउटपुट होने वाला है, राइट? तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है, इस तरह से हम कोड करने वाले हैं। सो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये डमी लेयर का क्या काम है और इसको हम कोड करने की कोशिश करेंगे इसी में इसके आगे। सो आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई। और अगर नहीं हुई तो आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को फिर से देखें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।